मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज इस संदर्भ में हम बात करते हैं केतु ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व पर। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक ग्रह में, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु हो, इनमें प्रत्येक ग्रह में नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर प्रत्येक ग्रह जातक के जीवन में संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक ग्रह जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक सभी राशियों में अथवा सभी भावों में, चाहे वो मेष राशि से हो, मीन राशि तक, या लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं भी हो, किसी भी उसमें वह समान फल नहीं दे सकता। उच्च में हो, मूल त्रिकोण में, स्वराशि में तथा मित्र राशि में जो ग्रह होते हैं वो शुभ फलदायक होते हैं। इसके विपरीत यदि नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या अस्तगत होकर के निर्बल हो जाने से वही ग्रह अशुभ फलदायक हो जाता है। लग्न, केंद्र चतुर्थ, सप्तम या दशम, त्रिकोण पंचम या नवम में जो भी ग्रह स्थित होते हैं वो हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। जबकि दुस्थानों में कैसे त्रि, षट और आय, त्रिषडाय या त्रिकेश, इनमें यानी कि छठे, आठवें या 12वें घर में जो भी ग्रह होते हैं वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ग्रह का जो अंशात्मक बल है कि ग्रह जो है कितने अंश पर है, उसका बल कैसा है, उसकी युति कैसी है, उसकी दृष्टि कैसी है, या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का जो शुभाशुभ प्रभाव है वह भी उस ग्रह के फल को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है भावेश के रूप में, कि वो ग्रह जो है किन भावों का भावेश है। पाराशरी नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश यानी कि पंचम या नवम का स्वामी और या केंद्रेश लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम, इनको छोड़ करके यानी केंद्रेश होने पर शुभ भावेश होता है। इसमें शुभ ग्रहों को हम यदि छोड़ देते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो वो उतना शुभ फल नहीं दे पाते, और यहाँ पर यदि पापक ग्रह होते हैं तो उनका फल ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जबकि त्रिषडायेश तीसरे, छठे और 11वें घर का स्वामी और त्रिक यानी छठे, 8वें और 12वें घर का जो स्वामी हैं, यहाँ पर जो है होने पर वो ग्रह जो है पापी हो जाता है। इस प्रकार से इन ग्रहों का जो प्रभाव है, समेकित प्रभाव, कि वो भावेश जो है किन ग्रहों का भावेश है, ये उसके फल को जो है प्रभावित करता है, उसकी शुभाशुभता को प्रभावित करता है। यदि ये कहा जाए समग्र रूप से, यदि इसको एक वाक्य में हम व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ, जैसे उच्च आदि राशियां एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित होकर के शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत यदि वही ग्रह, जो ग्रह शुभ फल दे रहा है, यदि वही ग्रह अशुभ राशि में, नीच आदि राशियों में हो जाए, या अशुभ भाव में आ जाए, या पाप ग्रहों के मध्य में हो,
या पाप ग्रहों से युत हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वही ग्रह अत्यंत अशुभ फलदायक हो जाता है। इस प्रकार से इन दोनों परिस्थितियों को देख करके शुभाशुभ प्रभाव का विचार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह तो था सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव, उसका फल किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। जो ये केतु ग्रह है हमारा, ये भी मंगल की भांति काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि शनिवत राहु, उसी प्रकार से कुजवत केतु, यानी मंगल के समान केतु जो है कार्य करता है। जैसे मंगल जो है उष्ण है और तमोगुणी ग्रह है, उसी प्रकार से केतु भी जो है उष्ण एवं तमोग्रही पापक ग्रह है। केतु का अर्थ जो है ध्वज भी होता है। इसलिए यहाँ पर किसी स्वग्रही के साथ यदि केतु हो तो वह केतु जो है उस ग्रह के बल को चौगुना कर देता है। ये केतु की विशेषता है। केतु जो है वो नाना दर्द, ज्वर, घाव, भूत प्रेत, आंत्र रोग, बहरापन, हकलाना तथा मोक्ष का कारक है। जब जातक की कुंडली में मंगल व केतु की यदि युति हो तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वो दुगुना हो जाता है। इसी प्रकार केतु और यानी कि केतु और शनि की यदि युति हो तो वह युति मंगल और शनि की युति मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो केतु है वो मंगल स्वरूप ही है। मंगल और शनि के साथ मिलकर के केतु जो है किस प्रकार का काम करता है, ये विघटन का काम करता है एवं विजातीय से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। अब यदि केतु जो है सप्तमेश या शुक्र के साथ युत हो, सप्त कुंडली में केतु जो है यदि सप्तमेश के साथ और शुक्र के साथ यदि युत हो अथवा शुक्र से त्रिकोण में यानी पंचम में या नवम में हो तो स्त्री का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि केतु जो है वो राहु की भांति छाया ग्रह होने के कारण केतु का भी स्वयं का कोई फल नहीं होता है। केतु भी जो है वो क्रमशः दृष्टा ग्रह, युत ग्रह, अधिष्ठित राशि के स्वामी तथा अधिष्ठित नक्षत्र के स्वामी का फल देता है। इसी प्रकार केतु की जो नक्षत्रीय स्थिति भी है वो इसके फल को शुभाशुभ बनाती है। यदि केतु जन्म नक्षत्र से दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में अथवा नवम भाव में नक्षत्र में स्थित हो तो ऐसा केतु शुभ फलदायक होता है। जबकि जन्म नक्षत्र तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और इनके नक्षत्र तारा में स्थित यदि होता है तो जो है ऐसा केतु अशुभ फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त केतु द्वारा जो अधिष्ठित राशि का स्वामी है, जैसे मान लो केतु यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर शुक्र की राशि है, तुला राशि में केतु है तो ये शुक्र अधिष्ठित हो गया। ऐसा जो केतु है ये यदि वो उच्च का हो, अपने स्वराशि का हो या मित्र राशि में हो या शुभ भाव में हो
तथा शुभ ग्रहों से यदि वो दृष्ट हो तो ऐसा केतु का जो फल है वो शुभ होता है। जिसे आपको पहले बताया था, केतु यदि उच्च ग्रहों के साथ या स्वराशिस्थ ग्रहों के साथ जब बैठता है तो उनके फलों में वृद्धि करता है। तो केंद्र या त्रिकोण में किसी भी प्रकार से किसी त्रिकोणेश या केंद्रेश के साथ स्थित होने पर भी केतु शुभ फलदायक होता है। चाहे केतु जो है किसी केंद्रेश के साथ स्थित हो जाए या केतु जो है किसी त्रिकोणेश के साथ स्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी केतु कुंडली में शुभ फलों को देने वाला होता है। ये तो बात रही सामान्य केतु की कि किस प्रकार के फलों को जो है केतु हमारे जातक को देता है। अब हम बात करते हैं केतु से संबंधित कुछ योग और अवयोग, शुभ और अशुभ योगों की बात करते हैं। तो केतु जो है लग्न में यदि केतु स्थित होगा तो ऐसा जातक जो होता है वो झूठा, भाई से द्रोह करने वाला और अल्प संतान वाला होता है, तथा ऐसे जातक को व्यग्रता, यानी कि ऐसा जो केतु है वो जातक को व्यग्रता देता है। और दूसरे भाव में शुभ राशि व शुभ नक्षत्र में स्थित केतु यहाँ पर हो और उस केतु पर गुरु की दृष्टि हो। अब गुरु की दृष्टि आपको बताया कि केतु, गुरु जहाँ भी बैठते हैं अपने स्थान से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यानी कि यदि केतु जो है द्वितीय भाव में है, शुभ राशि में है, शुभ नक्षत्र में स्थित केतु है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसी जो स्त्री होती है वो अतुल धनी होती है, क्योंकि ये दूसरा भाव जो हमारा धन भाव है, कुटुंब का भाव है, तो ऐसी स्त्री जो है अतुल धनी होती है। अब तृतीय भाव में जो केतु है वो शत्रुनाशक और धनदायक होता है, लेकिन ऐसा केतु भुजाओं तथा मित्रों को साथ साथ कष्ट भी देता है। ये तीसरे भाव के केतु की बात आई। और चतुर्थ भाव में वृश्चिक का केतु या मतांतर से धनु का केतु है, उसको कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य राशि में स्थित केतु यहाँ पर हो तो ऐसे केतु को माता और मित्रों से कष्ट मिलता है। यानी ऐसा जो केतु है वो माता से और मित्रों से कष्ट को दिलाने वाला होता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो है हमारा माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो यहाँ पर यदि केतु वृश्चिक या धनु के अतिरिक्त यदि किसी भी राशि में होगा तो वो माता से ऐसे जातक को कष्ट मिलता है। और अचल संपत्ति का नाश भी करने वाला होता है। लेकिन यहां पर वृश्चिक और धनु ये इसके अपवाद हैं। और पंचम भाव में यदि केतु है, केतु या बुध हो और उस बुध पर या केतु की दृष्टि हो, तो ऐसी स्त्री जो है वो प्रायः धोखेबाज होती है। यदि केतु और शुक्र की युति मीन राशि में, यानी शुक्र की उच्च राशि है मीन, तो शुक्र और केतु की युति यदि मीन राशि में होती है तो ऐसे जातक का जो ससुराल है वो बड़ा उच्च स्तरीय होता है। अब बात करते हैं अष्टमस्थ केतु की। अष्टम भाव में स्थित केतु पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा केतु जो है जातक को समाज द्वारा अपमानित कराता है। यानी ये कह सकते हैं हम, अष्टम भाव में केतु है और उस पर, केतु पर जो है पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा जातक जो है समाज द्वारा अपमानित होता है। छठे भाव में यदि केतु हो तो ऐसी स्त्री जो है वो निरोगी होती है, साहसी होती है और शत्रुहंता होती है। लेकिन षष्ठस्थ जो केतु है वो मातुल पक्ष के लिए अनिष्टकारी होता है, क्योंकि छठा भाव जो हमारा ये रोग का भी है और मातुल पक्ष का भी है। तो रोग के लिए तो अच्छा है ये,
यानी कि यह ऐसा जातक जो है वो निरोगी रहता है, साहसी होता है और शत्रुहंता होता है, लेकिन ऐसा केतु जो है वो मातुल पक्ष के लिए, मामा के पक्ष के लिए जो है अनिष्टकारी भी होता है। सप्तमस्थ जो केतु है यात्रा में अथवा जल से मृत्यु भय देता है, परंतु वृश्चिक राशि या कर्क राशि का यदि केतु यहां पर हो तो ऐसे जातक को कोई भय नहीं होता। ऐसी जो स्त्री है उस स्त्री का जो दाम्पत्य जीवन है वो कष्टमय होता है। यदि केतु पर अशुभ प्रभाव हो तो पुनर्विवाह की आशंका भी बनी रहती है। ये जो अष्टमस्थ केतु है यहाँ पर, ये अष्टम भाव का केतु जो है वो धन के आगमन में रोड़े भी अटकाता है, क्योंकि अष्टम भाव का केतु जो होगा इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि जो है वो धन भाव पर होती है, जिसके कारण ये पैसे के आगमन में रोड़े भी अटकाता है और जातक को बवासीर और पशु का भय भी देता है। पशुओं से आघात भी हो सकता है और बवासीर का रोग भी जो है ऐसे जातक को प्रायः ये दे देता है। अब यही केतु यदि जातक के नवम भाव में हो तो ऐसा जातक जो होता है, जातक के जीवन में पुत्र संतान का अभाव बना रहता है। नवम भाव का केतु पुत्र संतान के लिए जो है अच्छा नहीं माना गया है। दसम भाव का जो केतु है ये पिता के लिए, क्योंकि दसम भाव जो है हमारा पिता का भी भाव है, व्यवसाय का भी भाव है, तो दसम भाव में केतु जो होता है वो पिता के लिए अनिष्टकारी होता है। दसम केतु के साथ, यानी कि दसम भाव में केतु हो और केतु के साथ जो है कोई त्रिकोणेश हो, यानी त्रिकोण का स्वामी पंचम का या नवम का स्वामी यहाँ पर आ जाए, उनके साथ यदि उसकी युति हो जाए तो जो है ऐसे जातक को राजयोग की प्राप्ति भी होती है। अब बात करते हैं एकादश स्थान में केतु की। एकादश भाव में यदि केतु हो तो ऐसी स्त्री जो है उच्च शिक्षित होती है, धनी होती है और अपने जीवन में सम्मान अर्जित करने वाली होती है। द्वादश भाव में यदि केतु हो तो ऐसी स्त्री जो है वो पाप कार्यों में रुचि रखती है तथा क्रूर व दुश्चरित्रता होती है। तो अब बात करते हैं राहु और केतु की धुरी के बारे में। आपने कुंडली में देखा होगा कि राहु और केतु परस्पर जो है एक दूसरे के समसप्तक होते हैं। तो राहु और केतु जो है जब दोनों एक दूसरे से समसप्तक होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, राहु केतु की धुरी। तो अब इसमें आज बात करते हैं राहु और केतु से संबंधित, धुरी से संबंधित कुछ सूत्र आपको बताता हूं। राहु से घड़ी की चालन दिशा में, यानी क्लॉकवाइज जो हम कहते हैं, उसमें केतु तक, अर्थात राहु और केतु के मध्य में एक ही ओर यदि शेष सभी ग्रह आ जाएं, मान लो यहाँ पर लग्न में राहु बैठा है और सप्तम में केतु है, तो राहु और केतु यानी कि लग्न और सप्तम में, उसके बाद एक ही दिशा में, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे वो दाईं तरफ हो, तमाम सारे यदि ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा जो जातक की कुंडली में ये काल सर्पयोग का सृजन होता है। इसको हम काल सर्पयोग कहते हैं। इसमें राहु को सर्प का मुंह और केतु को जो है उसका पूंछ माना गया है। ये तो है राहु केतु की धुरी का जो है काल सर्पयोग का सृजन। और यदि मंगल और शुक्र इस धुरी के एक ही ओर स्थित हो जाएं, चाहे वो बाईं ओर हो चाहे वो दाईं ओर हो, लेकिन एक ही धुरी में, ऐसा नहीं कि वे मंगल एक तरफ है और शुक्र जो है वो दूसरी तरफ है, तो मंगल और शुक्र दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यदि स्थित हों तो ऐसे ही में
दाम्पत्य जीवन जो है जातक का बड़ा सुखी रहता है। और यदि दोनों विपरीत में चले गए, शुक्र एक तरफ हो गया, मंगल एक तरफ आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो दुखी रहता है। ठीक उसी प्रकार से अब ये राहु केतु की धुरी है। यहां पर राहु केतु की धुरी में सूर्य और चंद्रमा धुरी के एक ही ओर यदि हों तो पिता व भाइयों से जातक को कम सहयोग प्राप्त होता है। एक ही तरफ होने से जातक को कम सहयोग मिलता है। जबकि विपरीत भागों में यदि हों, सूर्य एक तरफ हो, एक भाग में सूर्य हो, दूसरे भाग में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक को अपने पिता से और अपने भाइयों से उत्तम सहयोग प्राप्त होता है। और यदि राहु और केतु की धुरी बुध और गुरु के मध्य में हो तो ऐसे जातक को संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं। यानी ये बताया कि एक तरफ गुरु और एक तरफ बुध हो तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक की संतान से मतभेद रहते हैं। और जैसे यदि राहु केतु की जो धुरी है वो चंद्रमा और शनि के मध्य में हो, यानी एक तरफ चंद्रमा है दूसरी तरफ शनि है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की माता से मतभिन्नता रहती है। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का भी कारक है, और राहु केतु की जो धुरी है वो यदि सूर्य और शनि के मध्य में हो, एक ओर सूर्य है दूसरी ओर शनि है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का पिता से अनबन बनी रहती है। यदि लग्न राहु और धुरी के मध्य में हो तो जातक के कष्टों में वृद्धि होती है। जय मित्रों, यह था केतु ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।